हमारा जिला है जी रोहतक। नेक्स्ट, लास्ट हमने सोनीपत पढ़ा था। रोहतक के बारे में सबसे विशेष बात यह है, और इसके साथ अब तो दादरी भी हो लिया, जिसकी किसी भी स्टेट के साथ बाउंड्री टच नहीं होती। किसी भी स्टेट के साथ क्या नहीं होती? बाउंड्री टच नहीं होती। वो कौन कौन से हैं? रोहतक और चरखी। पहले केवल रोहतक था, अब चरखी दादरी। अब देखो, भिवानी से चरखी दादरी अलग हुआ तो कहीं टच हो रही है किसी स्टेट से? नहीं हो रही। अब अगर ये भिवानी में था यानी कि दादरी नहीं बना था, तो यहाँ राजस्थान से तो टच हो रही थी। मगर अब दादरी एक ऐसा क्षेत्र बन गया रोहतक के साथ जिसकी बाउंड्री किसी से भी टच नहीं होती। यहाँ देखो, यहाँ झज्जर आ जाता है जी, जो एनसीआर का ये क्षेत्र झज्जर का आ जाता है, जो दिल्ली से सटा हुआ है। रोहतक किसी से टच नहीं होता जी। ठीक है, हो जाएगी, सिंपल बात है। शुरुआती जिला है, यानी कि 1 नवंबर 1966 को जो 7 जिले बने जो हम पढ़ते हैं, उन्हीं में से एक जिला है कौन सा? रोहतक। अब रोहतक से हमने पढ़ा कि सोनीपत रोहतक से अलग हुआ। देखो पास में है ना। झज्जर इससे अलग हुआ। और कौन अलग हुआ? कोई हुआ है और? नहीं हुआ है, दो ही हुए हैं। मगर रोहतक सबसे बड़ा मंडल है जी। रोहतक सबसे बड़ा। तो रोहतक में जिले मंडल में कौन से आएंगे? ये 3 तो खुद हो गए, बाकी 2 और कौन है? भिवानी और चरखी दादरी। यानी कि रोहतक से टच ही है क्या? भिवानी। और दादरी भी टच है, यानी कि दादरी टच है भिवानी और दादरी। 2 और 1 3, ये कितने हो गए? 5। यानी कि ये रोहतक मंडल है, ये वाला रोहतक मंडल है। ठीक है, सबसे बड़ा मंडल है, 5 जिले आते हैं और किसी में 5 जिले नहीं आते। भिवानी की अगर हम बात करें तो भिवानी खुद अलग हुआ था, किससे? हिसार से। और भिवानी से अलग हुआ है चरखी दादरी, जो कि लास्ट डिस्ट्रिक्ट बतौर हांसी को अगर डिक्लेरेशन को हटा दे, क्योंकि हांसी की डिक्लेरेशन 16 दिसंबर को ही है, मगर अभी उसका एडमिनिस्ट्रेशन बन रहा है, डीसी वगैरह सब कुछ नियुक्त हो चुका है, ब्लॉक वगैरह सारा सेटअप हो चुका है, बट उसको हम पढ़ेंगे और 15-20 दिन के बाद। क्योंकि और जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी कोऑपरेटिव या नॉन कोऑपरेटिव जितनी भी सोसाइटियां या जो सिस्टम है वो आना है, वो आ जाएगा, उसके बाद डिटेल से फिर इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम 22 कंप्लीट करेंगे जिले। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। हाँ जी, चलिए तो बताइए जिला। तो आपको पता है 1 नवंबर 66। मगर अगर डायरेक्शन की बात करें तो क्या नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है और वेस्ट में है? तो किसी में नहीं है जी, मिडल में। यानी कि मध्य भाग है जी। वैसे तो जींद को कहते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा। अब हार्ट का हार्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर मान लो कोई चीज बीच में सेंटर पॉइंट है, एपी पॉइंट है, वो एपी सेंटर पॉइंट है, तो उसी को तो क्या कहेंगे? हार्ट कहेंगे। मगर रोहतक मध्यस्थ भाग है, मगर उसको हार्ट ऑफ हरियाणा ही से कहते हैं। एजुकेशन हब, नॉट सिटी। सिटी किसे कहेंगे? सोनीपत को। कल पढ़ा था ना सिटी किसे कहेंगे, यानी कि लास्ट क्लास में सोनीपत। सीमावर्ती जिले भिवानी है, दादरी है, झज्जर है, सोनीपत है। क्षेत्रफल कोई मायने नहीं रखता, हमने बात की थी। अगर 2011 की सेंसू की माने, जनगणना की माने, तो इसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, जो कि अभी और बड़ी होगी, क्योंकि उसके बाद इससे कोई डिवीजन हुआ नहीं है, बंटवारा हुआ नहीं है। हालांकि भिवानी का तो हुआ है। भिवानी से कौन निकला? चरखी दादरी। भिवानी की पहले 15 लाख से ज्यादा होती थी, दादरी निकलने के बाद 10 लाख रहेगी। ठीक है, मगर वो कब अपडेट होगा? जब 2027 में जो सेंसू जनगणना होगी, उसका जब आंकड़े आएंगे उस हिसाब से, तब तक कौन चलेगी? 2011 की जनगणना चलेगी। पुराना नाम पूछे तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ना तो यहाँ जनगणना कोई मैटर करती है, ना क्षेत्रफल मैटर करता है। सिर्फ यहाँ एक ही चीज मैटर की है, वो क्या है? कि रोहतक एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी से नहीं लगती, और दादरी भी अब हो चुका है। दूसरी सबसे बड़ा मंडल है। तीसरी, इसके जो सीमावर्ती जो जिले आप जितने भी आपने जो भी पढ़े हैं, वो इसी के मंडल का हिस्सा भी हैं, यानी कि इसी के मंडल में आते हैं। और शुरुआती जिला है बस। ना पॉपुलेशन याद करनी, क्योंकि पॉपुलेशन मैंने बताया केवल 5 डिस्ट्रिक्टों की याद करनी है, जिसकी 15 लाख या उससे ज्यादा है। भिवानी, हिसार, गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद। छठा जिले की पॉपुलेशन तुम्हें याद करनी नहीं। क्षेत्रफल याद करना है। सबसे बड़ा सिरसा, सबसे छोटा फरीदाबाद, दूसरा बड़ा हिसार, तीसरा बड़ा भिवानी। ये इस सीरीज में आपको याद हो, बाकी किसी का आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए। वर्णन मिलता है जी। पहली बात, रोहतक का पुराना नाम है रोहतास नगर।
और वर्णन मिलता है नकुल दिग्विजय में, और ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है जी। रोहतक का पुराना नाम रोहतास है, ये रिपीटेड नहीं है। रोहतक का वर्णन कहां मिलता है तो कहां बताएं, नकुल दिग्विजय में, जो कि महाभारत कालीन एक टेक्स्ट है, एक ग्रंथ है। ठीक है, नकुल कौन था? 5 पांडवों में से ही तो एक था। नकुल सहदेव माद्री के पुत्र थे कि नहीं थे? माद्री के थे, पक्की बात है, माद्री के। फिर शत्रुघ्न किसका था? है जी, ये पक्के माद्री पुत्र थे। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा किसके पुत्र थे? भाई एक तो कुंती के तो 3 थे, भीम अर्जुन और युधिष्ठिर। 2 किसके थे सोचो? पक्का है जी? नहीं थे। आपको 2 मिनट का समय देता हूं, डिस्प्यूट करो अपने माइंड के अंदर, जो विवाद चल रहा है उसको अपने खुद में सोल्ड आउट करो, फिर बताना। जैसे मना कर रहा है, जब तक इसका सोल्ड नहीं होगा हम आगे बात नहीं करेंगे। तो जी नकुल दिग्विजय ग्रंथ, जो कि बार बार रिपीटेड है, रोहतक का वर्णन है। जानकारी, संगीत प्रेमी लोग थे जी, तो रोहतक के बारे में हमें नकुल दिग्विजय से क्या जानकारी मिली कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा संगीत प्रेमी कहाँ थे? रोहतक में थे जी। रोहतक के लोगों का युद्ध नुकुल के साथ हुआ था जी। अब नुकुल दिग्विजय में, नुकुल दिग्विजय के नाम से जो ग्रंथ टेक्स्ट लिखा गया उसमें वर्णन मिलता है क्या कि भाई ये संगीत के बहुत प्रेमी थे रोहतक वाले, और इनका सीधा सीधा युद्ध हुआ था किससे? नुकुल से। नुकुल कौन? महाभारत में पांडवों का भाई, या पांडव ही कहेंगे क्योंकि 5 पांडव कहलाए, चाहे वो कुंती के हो या माद्री के हो। ठीक है, आगे देख। उपनाम है जी एजुकेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिटी तो कहेंगे किसे? सोनीपत को, कि यूनिवर्सिटियां ज्यादा कहाँ है? सोनीपत में। मगर अपॉर्चुनिटी, अवसर कहाँ है? वो रोहतक में, इसलिए इसे हब कहेंगे। ठीक है, शुगर सिटी, वैसे तो शुगर सिटी आप यमुनानगर को कह सकते हैं, मगर कहते नहीं, क्योंकि शुगर मिल है उसे हम कहते हैं पेपर सिटी, क्योंकि वहां कागज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। हालांकि मिले भी बहुत है, करनाल में भी मिले, मगर शुगर सिटी की जहां बात आती है वहां रोहतक को कहते हैं, क्योंकि रोहतक की जो शुगर मिले हैं वो प्राचीन भी है और बड़े स्तर पर है। ठीक है, इसलिए शुगर सिटी आएगी तो रोहतक, एजुकेशन अब आएगा तो रोहतक। राजनीतिक राजधानी रोहतक, वैसे तो आपकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़, मगर राजनीतिक राजधानी आपकी क्या है? रोहतक। जैसे वैसे तो आपकी राजधानी भारत की है दिल्ली, मगर राजनीतिक राजधानी क्या है? अरे दिल्ली है मूर्ख। वैसे राजनीतिक राजधानी क्या है? दिल्ली। तो राजनीतिक रूप से राजधानी मुंबई है, आर्थिक राजधानी मुंबई ऐसी राजधानी है आर्थिक, मगर राजनीतिक राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। आर्थिक आएगा तो कौन आएगी? मुंबई आएगी। ठीक है, सूती वस्त्र राजधानी आएगी तो अहमदाबाद आएगा। वैसे ही हमारी राजधानी तो चंडीगढ़ है, मगर राजनीतिक कौन आएगी? रोहतक आएगी। ठीक है, राजनीतिक राजधानी हमारी रोहतक। नेक्स्ट है जी विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 4। 4 विधानसभा क्षेत्रों को आप भली भांति जानते हो क्योंकि आप रोहतक में रहते हो। बाकी जिलों में तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, याद करने में भी नाम नहीं सुने होंगे, मगर इनको बड़ी भली भांति आप कैसे जानते हो कि जी एक तो रोहतक खुद है, ठीक है, दूसरा है जी कलानौर, तीसरा है जी मैम, और चौथा है जी गड्डी सांपला। कौन लड़ता है गड्डी सांपला से? आप लड़ते हो? तो ऐसे क्या किया है? तो कितने? 4। अब ये जो 4 जो आपने देखा यही तहसील भी है जी। क्या है ये? तहसील। तहसील क्या होती है? हमने बात की जहां तहसीलदार बैठे वो क्या होती है? तहसील होती है। हालांकि ब्लॉक और भी है रोहतक में, जैसे चिड़ी है, ब्लॉक है। चिड़ी क्या है? ब्लॉक है, मगर विधानसभा क्षेत्र नहीं। ब्लॉक है मगर क्या नहीं है? विधानसभा। ब्लॉक विधानसभा क्षेत्र 4 ही है, रोहतक, गड्डी सांपला, मैम और कलानौर। ठीक है, यही तहसील है। उप तहसील की अगर हम बात करें तो एक ही है जी, लाखन माजरा। और लाखन माजरा की एक बात आपको याद रखनी है, मैंने बताया था गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, जिसको औरंगजेब ने फांसी दिलाई, वो अपनी मर्जी से फांसी लेने गए थे, तो वो हरियाणा में 13 दिन लाखन माजरा रुके थे जी। कितने दिन रुके थे? 13 दिन। और इनके नाम से गुरुद्वारा भी है जी। ठीक है, तो लाखन माजरा क्या है? एक उप तहसील। उप तहसील जहां नायब तहसीलदार बैठे। ठीक है,
4 तहसील, 4 विधानसभा सेम है दोनों, और 1 उप तहसील है जो आप बताएंगे लाखन माजरा। अब यहां आपको लिखा दिख रहा है कि जो रोहतक का संस्थापक कौन था। पहली बात तो हमने की कि उपनाम था रोहतास नगर। संस्थापक थी जी तारावती रानी का जो पुत्र था रोहतास ब्रूम। अब तारावती जो रानी थी ये क्या है, ये है, ये कभी अकबर से लड़ी थी। तारावती रानी कभी अकबर से लड़ी थी, इसलिए इसका नाम जोड़ा गया रोहतास ब्रूम। पूरा नाम है, वैसे शॉर्ट नेम क्या रोहतास, कि भाई रोहतास नगर रोहतक को कहते थे, और रोहतास के नाम पे रोहतक का नाम पड़ा, नाम भी उसी के नाम पे पड़ा, और कहते भी क्या थे, रोहतास नगर कहते थे, और इसी के नाम पे नाम पड़ा। मगर ये बेटा किसका था, रानी तारावती का था, रानी तारावती का बेटा था। उद्योग की अगर आप बात करेंगे तो औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें देखिए सबसे पहले क्या है उद्योग में, तो सबसे पहले उद्योग में क्या है जी, सबसे पहले उद्योग में है जी एशियन पेंट। उद्योग में सबसे पहले क्या है यहाँ पे, एशियन पेंट है जी। एशियन पेंट आप जाएंगे आईएमटी बलियाना साइड, खेड़ी साथ साइड, वहां पे पूरा एशियन का फैक्ट्री है, ज्यादा दूर नहीं है, ये तो रोहतक है, तो इसमें तो आप चीजें देख भी सकते हो कहाँ क्या है। तो आईएमटी के पास ही है जी एशियन पेंट फैक्ट्री। नट बोल्ट उद्योग है जी, और कौन से नट बोल्ट है, ऐसे नहीं कि ट्रैक्टर ठेली के हैं या बुग्गी के हैं, नहीं, चंद्रयान में यहां से बने बोल्टों का प्रयोग होता है जी। चंद्रयान जो कि मिशन के रूप में मंगल ग्रह के ऊपर या अंतरिक्ष में जो भेजा गया, उसमें जो नट बोल्ट यूज होते हैं वो रोहतक से बनते हैं जी। जैसे पानीपत में कंबल बनते हैं, 75 से 80% फौज के जो कंबल है, हेलमेट है, वो कहां से, एक मैंने तुम्हें बताना ये पनडुब्बियों का वाला क्वेश्चन भी कराया था, पनडुब्बियों के स्पेयर पार्ट कराए थे, एक जिले में कराया था, याद करो कौन से में कराया था। वीटा मिल्क प्लांट है जी रोहतक में, कहा है, अरे है कहा रोहतक में, वो पक्का प्लांट है, हाँ। फिर है जी रेवड़ी व गज्जक उद्योग। अब यहाँ छोटा सा डिस्प्यूट याद रखिएगा, ये पूछा गया था, तो यहां बच्चा भागता है रेवाड़ी की तरफ, यहाँ बच्चा भाग गया किसकी तरफ, रेवाड़ी, कि भाई जब बात आती है पापड़ की, गज्जक की, रेवड़ी की, तो बच्चा रेवाड़ी की तरफ भागता है, क्योंकि रेवड़ी जो है, हालांकि रेवाड़ी का नाम रेवड़ी के नाम पे नहीं पड़ा, वो रेवती थी, मगर भागता है वहां। मगर कभी भी जब रेवड़ी और गज्जक दोनों इकट्ठा पूछे देन आप रोहतक लगाएंगे, केवल रेवड़ी पूछ रहा है या केवल गज्जक पूछ रहा है देन आप रेवाड़ी साइड खिसक सकते हो, मगर जब दोनों चीजें पूछ रहा है तो आपको रोहतक लगाना है। अमूल डेयरी उत्पादन प्लांट, तो देखिए विट्टा भी है और अमूल भी है, विट्टा भी और है, दोनों के दोनों रोहतक में है जी, अमूल भी है और विट्टा भी है। चीनी उद्योग, अब जहां मिले कौन सी ज्यादा होंगी, शुगर मिले, वहां जाहिर सी बात है गुड़ चीनी वगैरह तो बनेगा, तो यहाँ पे जो चीनी मिले हैं वहां से क्या बनती है, चीनी बनती है, और बहुत बड़े तादाद पे, बहुत बड़े उत्पादन स्तर पर बनती है। तो चीनी उद्योग पूछे, शुगर मिल पूछे, दोनों रोहतक में। आपसे एशियन पेंट पूछे, आईएमटी रोहतक। आपसे नट बोल्ट पूछे, वीटा या अमूल का जो प्लांट है वो पूछे, तो दोनों प्लांट रोहतक में है, ठीक है, उद्योग के स्तर से अगर देखा जाए। हालांकि और भी है, वीटा अमूल और भी जगह है, मगर रोहतक में उद्योग क्या है, ये आप समझिए कि ये रोहतक के अंदर उद्योग है, हो जाएगा। कोई खासा उद्योग नहीं है, कोई ऐसा खासा उद्योग नहीं है। अगर मुझसे कोई ये कहे कि यहाँ क्वेश्चन कितने पूछे गए तो 2, पहला पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे चीनी उद्योग या शुगर मिल कह सकते हो, दूसरा यहाँ पूछा गया एशियन पेंट, बस। अब ये जो बीच वाला जो सिस्टम है, चाहे वो विट्टा का है या अमूल का है या नट बोल्ट का है, कभी नहीं पूछा गया, मगर पूछ सकता है, इट्स पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़िए। मंदिरों की अगर बात करें तो जैसे मंदिरों का सबसे बड़ा जिला हमने पढ़ा भिवाड़ी, भाई सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ है, तो भिवाड़ी के 7-8-5 मंदिर हमने ऐसे पढ़े जो बार बार पेपरों में रिपीट हुए, जो हमारे लगभग 200 पेपर अब तक हो चुके हैं उनमें बार बार रिपीट हुए। मगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो मंदिर ज्यादा मिलेंगे। अगर आप नॉर्थ हरियाणा में जाएंगे तो गुरुद्वारे ज्यादा मिलेंगे, मगर आप नॉर्थ से थोड़ा सा मिडल या साउथ की साइड आएंगे तो आपको मंदिर ज्यादा मिलेंगे। अब मंदिर देखिए जी, सबसे पहला दुर्गा मंदिर, एक दुर्गा मंदिर हमने और भी पढ़ा था, याद करो, दुर्गा मंदिर ये पढ़ा था कि वो माता दुर्गा को समर्पित है, ठीक है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था।
अब याद करो कौन सा था। इस मंदिर का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री और उनकी पत्नी ने किया था, इसलिए रोहतक का दुर्गा मंदिर फेमस है। अगर ये केवल दुर्गा मंदिर होता तो पेपर वाला इसे नहीं पूछता। लाल बहादुर शास्त्री जो कि आपके क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हीं के द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था, इसलिए ये राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन बन जाता है, नेशनल लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। तो वो कहां पे है जी, आप कहां बताएंगे, रोहतक में। प्राचीन शिव मंदिर है जी, जो किलोई गांव है वहां क्या है, प्राचीन शिव मंदिर तो बहुत है, हर डिस्ट्रिक्ट में तुम्हें शिव मंदिर मिलेगा, मगर प्राचीन शिव मंदिर जहां आ गया तो ये पेपर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन तो आपको ये याद होना चाहिए। प्राचीन शिव मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे जी रोहतक में। रोहतक में कहाँ, किलोई गांव में। वैसे शिव मंदिर बहुत है मगर प्राचीन ही है, ठीक है। फिर आगा जी बाबा मस्तनाथ मठ, इसको कौन भूल सकता है, दो गांव भी इसी के ऊपर बसे हुए भाई, एक अस्तल बोर के नाम से, ठीक है ना, एक खाली बोर के नाम से, दो गांव है, एक रोड के, एक मठ के उस साइड है, एक मठ के इस साइड है। तो अस्तल बोर जो मठ है वो अस्तल बोरी गांव में है, एक बोर गांव है, एक अस्तल बोर गांव है, ठीक है। वो कहाँ है, वो रोहतक में। तो ये तो किसी छोटे बच्चे अनपढ़ लोग से बताओगे कि भाई अस्तल बोर कहाँ है, तो सब क्या बताएंगे, रोहतक में है। संस्थापक थे जी गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ जिसके गुरु हुए मच्छिंद्र नाथ, और गुरु गोरखनाथ के शिष्य हुए कौन, पूर्णमल, भगत पूर्णमल। तो भगत पूर्णमल, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, समझ में आ गई बात। ये तीन नागपंथ के हुए, यानी कि नागपंथ की स्थापना मच्छिंद्रनाथ के द्वारा शुरू की और उससे बहुत बड़े स्तर पर पहुंचा है गोरखनाथ ने। और भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण रहा भगत पूर्णमल, ठीक है। कौन रहा, भगत पूर्णमल। वास्तविक संस्थापक चौरंगी नाथ को कहा जाता है जी। अब ये चौरंगी नाथ कौन है, हिंदी भाषा के प्रथम साहित्यकार थे। ये तो थे क्या, जो घर से निकल के बैराग ले चुके थे। और चौरंगी नाथ जो एक लेखक, एक राइटर, एक लिटरेचर से संबंधित भी थे और बैरागी भी थे। तो उन्हें क्या माना जाता है, उन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल फाउंडर माना जाता है। कि इन्होंने तो, गुरु गोरखनाथ ने जी ने तो क्या कर दी, स्थापना कर दी, मगर उसे लोगों तक किसने पहुंचाया, क्योंकि लोग तो तब पढ़ेंगे ना जब कोई लिखा होगा। अगर आपने कोई चीज, ज्ञानवर्धक चीज या कुछ लिखा हुआ नहीं है तो लोग पढ़ेंगे कैसे, लोग उस ज्ञान के बारे में पता कैसे चलेगा। तो चौरंगी नाथ वास्तविक रियल फाउंडर है किसके, नाथ संप्रदाय, ठीक है जी। और मस्तनाथ मठ के, मस्तनाथ मठ के रचना है जी प्राण साकली, पेपर में पूछी गई है जी, एक बार नहीं कई बार पूछी गई। प्राण साकली के रचयिता कौन है, तो चौरंगी नाथ है जी। कौन है, चौरंगी। इन्होंने प्राण साकली नाम से एक रचना लिखी, जिनकी जिसके अंदर इसने गृहस्थ जीवन और सन्यासी जीवन के बारे में वर्णन किया, तो चौरंगी नाथ। जीर्णोद्धार किसने किया, जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है, उसको रिनोवेट करने का काम, मरम्मत कराने का काम, दोबारा शुरू कराने का काम बाबा मस्तनाथ ने, इसलिए इसका नाम फेमस हो गया। गुरु गोरखनाथ से भी ज्यादा या चौरंगी नाथ से भी ज्यादा ख्याति होगी बाबा मस्तनाथ की। इसलिए आज हर जगह तुम देखोगे तो केवल क्या मिलेगा तुम्हें, बाबा मस्तनाथ ही मिलेगा। क्या मिलेगा, मस्तनाथ। पहले ये शुरू हुआ था नागपंथियों के रूप में, जिसकी स्थापना की थी गोरखनाथ ने, जिसका वास्तविक संस्थापक था चौरंगीनाथ। मगर बाद में जब इसका जीर्णोद्धार किया गया, इसका रिनोवेशन किया गया, इसको रिनोवेट, मरम्मत कराई गई, अब इसे आज जानते हो क्या, मस्तनाथ मठ। पहले नहीं था मस्तनाथ, पहले तो नागपंथी था जी, ठीक है, नाथपंथी था, ठीक है। तो आज इसको जीर्णोद्धार मस्तनाथ। वर्तमान में संरक्षक है जी बालकनाथ। वर्तमान में इसका कर्ता धर्ता कौन है। अब तुम पीएचडी में एडमिशन लेने जाओगे तो पहले तो क्या होता था कि आप डोनेशन वगैरह या मतलब वो कर लेते थे, जो चेयरमैन वगैरह होते थे। आज है 1.5 लाख रुपए डोनेशन है, 1.5 से 3 लाख, आज की बता रहा हूं, एट प्रेजेंट की। और आप सेटलमेंट नहीं कर सकते, डायरेक्ट करो तो बाबा के साथ करो, बालकनाथ के साथ, वो करेगा नहीं, तो आपको डोनेशन देना पड़ेगा। पहले डोनेशन नहीं लेते थे, या लेते थे तो कम ले लेते थे, सेटलमेंट कर लेते थे भाई, इतने का बार्गेनिंग सिस्टम था। आज नहीं है जी, पिछले 1 साल से। तो आज हेड कौन है इसका, मस्तनाथ का बालक नाथ है। मेला भरता है जी बाबा जमनादास मेला, रोहतक के अंदर एक मेला भरता है जिसे क्या कहते हैं, बाबा जमनादास। बालोवा गांव है जी, कहां पे, रोहतक में। तो मेले के तौर पे भी अगर आपसे पूछे कौन सा मेला भरता है, तो वैसे तो मस्तनाथ का मेला भी भरता है,
बहुत बड़े स्तर पर भरता है। मगर एक जमुना दास का मेला भी भरता है जी रोहतक में, बाबा मस्तनाथ का भी भरता है स्थलपुर में। शिवरात्रि का मेला ये इंपॉर्टेंट है जी, आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राचीन शिव मंदिर अभी पढ़ा था। यहाँ क्या है? प्राचीन शिव मंदिर। और इसी प्राचीन शिव मंदिर के अंदर क्या भरता है? शिवरात्रि का मेला भरता है जी। कौन सा मेला भरता है? अब गांव का छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, हर जगह मेला भरता है। और किसका? शिवरात्रि का। मगर यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है, बहुत पुराना शिव मंदिर है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं, या यही पेपर के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें मेला, तो जमुना दास का भी पढ़ा जी, ठीक है, बालोवा या बालोट गांव में। अब पेपर वाले ने क्या किया, ये जो बालोवा या बालोट गांव जो आप पढ़ते हो, पेपर वाले ने ये क्वेश्चन पूछा था जी, ये कब लगता है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ जमुना दास का मेला लगता है, पेपर वाला खुद कहेगा कि जमुना दास का मेला कब लगता है रोहतक में। तो कब लगता है? चैत्र मास की अष्टमी को। कब लगता है? चैत्र मास की अष्टमी को। या तीन प्रकार के मेले होते हैं, या तो आषाढ़ में लगेंगे, या चैत्र मास की अष्टमी को लगेंगे, या सोमवती अमावस्या को लगेंगे। अब वो पता आपको करना पड़ेगा, याद आपको करना पड़ेगा वो लगेंगे कब कब। तो ये लगता है चैत्र मास की अष्टमी को। क्या लगता है? जमुना दास का मेला। बालोवा या बालोट गांव के अंदर है जी। बाबा मस्तनाथ का स्थलबोर पढ़ चुके, शिवरात्रि किलोई पढ़ चुके। होला महोत्सव लाखन माजरा गांव में 9वें गुरु तेग बहादुर की याद में पूछा गया है जी पेपर में। होला महोत्सव किसकी याद में लगता है? पेपर में क्वेश्चन ऐसे आया है, तो 9वें गुरु तेग बहादुर की याद में लगता है। ठीक है। गुरुद्वारा है जी मंजी साहिब गुरुद्वारा। कौन सा है? मैंने तुम्हें बताया था मंजी साहिब के 3 गुरुद्वारे हैं। कितने हैं? अगर तुमसे कोई ये कह दे मंजी साहिब, तो बताओ कहां। अगर तुम्हें केवल मंजी साहिब कह दे तो आंसर क्या होगा? अंबाड़ा। अगर मैं उसके आगे लगा दूं श्री मंजी साहिब, तो कौन सा आंसर क्या होगा? कैथड़। अगर मैं उसके आगे लगा दूं गुरुद्वारा, तो उसका आंसर क्या होगा? रोहतक। और रोहतक में भी कहा? लाकर। यानी कि मंजी साहिब के 3 गुरुद्वारे हैं। केवल मंजी साहिब आए तो अंबाड़ा, श्री लगा दूं तो कैथड़, और गुरुद्वारा आगे लगा दूं तो रोहतक। और हर दूसरे या तीसरे पेपर में तुम्हें पिछले पेपर उठा लेना, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्योंकि मंजी साहिब का गुरुद्वारा चाहे तो मंजी साहिब करके आया हो, चाहे श्री मंजी साहिब करके आया, या गुरुद्वारा मंजी साहिब, पूछता है। क्योंकि यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए पूछता है। ठीक है। चलो अब 9वें गुरु जो सीखोगे, 9वें गुरु थे तेग बहादुर। मैंने लाखन माजरा की कहानी तुम्हें बताई थी। वो दिल्ली शहादत देने जा रहे थे, फांसी देने जा रहे थे चांदनी चौक पर। औरंगजेब का ऑर्डर था, तो 13 दिन लाखन माजरा रुके थे, और ही के नाम पे मेला, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है। चलिए जी, एक अजीब बांग्ला साहिब गुरुद्वारा रोहतक में। और कौन सा गुरुद्वारा है? मगर ये सिलेबस का पार्ट है, किताबी क्वेश्चन है। कभी ये नहीं है कि पेपर में कोई रिपीटेड या पूछा गया क्वेश्चन, ये पूछा गया तो ये गुरुद्वारा एक ही है, लाखन माजरा का, रोहतक से। ठीक है। चलिए जी आगे देखिए। आगे है जी मस्जिद। अब मस्जिद आई है जी रोहतक की। रोहतक की मस्जिद। अब सोचोगे कहां है, जब मस्जिद पढ़ेंगे तो अब क्या सोचोगे कि मस्जिद है कहां। देखिए सबसे ज्यादा बार पेपर में ये मस्जिद आई है जी, लाल मस्जिद। लाल मस्जिद है जी भिवानी स्टैंड रोहतक। लाल मस्जिद कहां है? भिवानी स्टैंड रोहतक। 1939 में आशिकी अली के द्वारा, या आशिक अली के द्वारा इसको बनाया गया था जी। फिर है जी दीनी मस्जिद, ये भी पेपर में आ चुकी है। ये दीनी मस्जिद है जी रोहतक में, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। और किसने? औरंगजेब ने बदला लिया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। क्योंकि उस समय औरंगजेब, मैंने तुम्हें बताया, औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने ये घोषणा कर दी थी अपने लोगों को, अपने सैनिकों को, कि भाई जो एक सिर काट के लाएगा उसे 10 मोहरे में दी जाएंगी सोने की। मगर उस सिर के ऊपर चोटी होनी चाहिए, उसके गले में जनेऊ होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि औरंगजेब सबसे कट्टर मुगल बादशाह हुआ है, जो सुन्नी धर्म से संबंधित था, जो हिंदुओं से सबसे ज्यादा कटता था। तो हिंदुओं ने क्या किया, जनेऊ उतार के यहाँ कांगड़े के रूप में रंग लिया, उसको चोटी कटवा दी। ठीक है ना, मुच्छे कटवा दी।
अब जब ये सारी चीजें कटवा दी तो औरंगजेब भी बेवकूफ नहीं था। औरंगजेब ने सभी मुसलमानों को जो सेना में थे उनको निकाला सेना से, और जो बाजार व्यवस्था थी उसमें लगा दिया, और सब हिंदुओं को सेना में भर दिया। अब बिना वजह किसी पे भी हमला कर देता तो मर कौन रहे हैं? हिंदू। किसके लिए मर रहे हैं? औरंगजेब। जीत गया तो ठीक, नहीं जीता तो ठीक, मर तो रहे हैं ना हिंदू। तो ये नीति भी की थी औरंगजेब ने, इसलिए औरंगजेब ने मंदिर को मस्जिद में बदला था जी। और वो कौन सी है? वो दीनी मस्जिद है, इसलिए पेपर में पूछी जाती है दीनी मस्जिद और लाल मस्जिद दोनों कहाँ है? रोहतक। यहाँ वर्तमान में भगवान महावीर की मूर्ति है जी। अब देखिए, दीनी जो मस्जिद है, जो मंदिर के बदले बदली थी किसमें? मस्जिद में। मगर आज वर्तमान में क्या किया है? यहाँ भगवान महावीर की मूर्ति, ना कोई मंदिर है ना कोई मस्जिद है, ना मंदिर छोड़ा ना भगवान महावीर की मूर्ति लगा दी। अब आप भगवान महावीर की मूर्ति को मंदिर नहीं कह सकते, क्योंकि ना जैनी और ना बोधी मंदिर को मानते हैं, ना भगवान को मानते हैं, ना मूर्ति पूजा को मानते हैं, वे खंडन करते हैं जिनका। मगर कई जगह है महावीर स्वामी की मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां। आपके देश में दोनों विद्वान या दोनों भगवान हुए या दोनों सिद्ध पुरुष हुए या संत हुए, मगर आपका देश ही नहीं मानता। आप नेपाल जाइए, आप चाइना जाइए, आप जापान जाइए, वहां बुद्ध की देखिए कितनी बड़ी प्रतिष्ठा, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा बनाई गई है, कितनी बड़ी मूर्तियां बनाई गई है। बुद्ध को कितने बड़े स्तर पर मान रहे हैं लोग, बुद्ध के जीवन आचरण को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, जो कि इंडिया में नहीं। क्योंकि इंडिया में तो बाबा और बतेरी है ना भाई। अब एक बाबा जेल में गया, वो वहीं से प्रचार प्रसार करता है, दूसरा नजदीक लगा हुआ है, तीसरा और आ जाता है। जैसे हाल ही में एक नया बाबा ट्रेंड में चल रहा है, अस्सी वाले बाबा। भाई रामपाल गया, आसाराम गया, और दो चार पांच छह गए। एक नाचने वाला भी था, क्या नाम था? राम रहीम, आसाराम, राम रहीम, ये गए। अब वो जेल से मदद कर रहा है राम रहीम, कि वे किसानों के ट्यूबवेल वगैरह दे रहा है। अब दोबारा भंडारे शुरू कर दिए। राम रहीम को पैरोल मिल जाती है, इलेक्शन नजदीक आता है, वो अपना घूम फिर के फिर वापिस चला जाता है। आसाराम मरेगा जेल में ही, क्योंकि वो तो वैसे भी अंत की तरफ चल रहा है, वो मरेगा जेल में ही। ठीक है ना? तो राजनीतिक खिलवाड़ है, कोई संतवंत कुछ नहीं है, होते हैं मगर सारे नहीं होते। ठीक है, आगे देखिए। कांच मस्जिद या शीश मस्जिद किसे? एक बार पेपर में पूछी गई जी, कांच मस्जिद या शीश मस्जिद, रोहतक। तो मस्जिद की तरीके से देखा जाए तो तीन मस्जिद तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। आगे देखिए, पर्यटन की अगर हम बात करें, पर्यटक स्थलों की अगर हम बात करें, तो चिड़ियाघर आप सब जानते हो जी, सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि बड़ा चिड़ियाघर नहीं है, ये लघु चिड़ियाघर। मैंने तुम्हें कहा था इस हरियाणा में तीन लघु चिड़ियाघर हैं, एक तो भिवानी में, एक पीपली कुरुक्षेत्र में, एक रोहतक में। तो लघु जो तीन चिड़ियाघर है उनमें सबसे बड़ा है, उनमें सबसे, और सबसे छोटा मैंने लिखवाया था भिवानी का। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब देखिए जी, तिलियार झील है जी, गए होगे बोट वगैरह चलाने भाई, सारे नहीं गए होगे तो कुछ तो गए होगे। तिलियार झील है, 1976 में इसे पर्यटक स्थल घोषित किया गया था, सबसे छोटी झील के रूप में। तो ये भी याद रखना, पेपर में पूछा जाता है सबसे छोटी झील है, ये नहीं पूछता तिलियार को पर्यटक स्थल कब घोषित किया गया, ये पूछता है तो 1976 में। ठीक, उसके बाद है जी मैना पर्यटक परिसर, पूछा है जी। मैना पर्यटक परिसर रोहतक में। नौरंग पर्यटक परिसर मैम में है जी। राज गौकर्ण तालाब, पिछले तीन पेपर ही उठा लो जी, उन्हीं में से मिल जाएगा। राजगऊ कर्ण तालाब, पिछले तीन पेपर उठा लेना, उन्हीं में पूछा गया है। राजगऊ कर्ण तालाब रोहतक में है जी। ठीक है, चौबीसी का चबूतरा, पहले शुरू में पेपर होते थे जब एमपीएसडब्ल्यू वगैरह इनके शुरू हुए, तभी आ गया था जी चौबीसी का चबूतरा, प्रसिद्ध है, कहाँ है? मैम में। जानी चोर की गुफा, पेपर में पूछा गया है जी, कहाँ? रोहतक। रोहतक में भी कहाँ? मैम। जानी चोर ये माना जाता है जब धन लूट के आता था तो इसी गुफा में छिप जाता था, ये भूल भुलैया थी, उसको कोई ढूंढ ही नहीं पाता था। ठीक है, तो जानी चोर की गुफा पूछे, चौबीसी का चबूतरा पूछे, तो मैम, मैम कहाँ है? रोहतक में। आपसे राजगौकर्ण तालाब पूछे, नौरंग पर्यटक स्थल पूछे, मैना पर्यटक स्थल पूछे, या तिलियार पर्यटक स्थल जिसको बनाया गया 1976, जो हरियाणा की सबसे छोटी झील भी है। सबसे छोटी क्या है? ये झील भी है। ठीक है, सबसे बड़ी झील कौन सी है? करा रखी है मैंने, है जी।
क्या बताया आपने? हाँ जी, दमदमा कहाँ? पक्की बात है, कहीं फरीदाबाद में तो नहीं है? कहाँ है? गुरुग्राम में। तो दमदमा सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी? तिलिया। ठीक है, हो जाएगा यहां तक। चलिए जी आगे देखिए, यहां और क्या मिलता है? शाहजहां के समय, शाहजहां के समय यहाँ पे ये कई इमारतें बनवाई गई जी। और यहीं पे है जी सवरक का झरना। ये माना जाता है कि प्राचीन समय में ये जो झरना था ये सीधा, जैसे पांडव गए थे वनों से और वो सीढ़ियां होते होते सवरक में, तो सवरक का झरना माना जाता है जी। श्यामो मदरमजान का गुम्मद है जी मैम में। मैम में क्या है? सवरक का झरना पूछे कहा? रोहतक। रोहतक में भी कहा? मैम क्षेत्र। शाहजहां के समय बना था जी। और शाह मोहम्मद रमजान का गुम्मद मैम में। हादिया हरियाणा किसे कहते हैं? इस गुम्मद को या जिसके नाम है ये शाह मोहम्मद रमजानी से क्या कहते हैं? हादिए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? हादिए हरियाणा। स्टेडियम की बात करें तो दो स्टेडियम तो तुम्हें अच्छे से याद है, राजीव गांधी स्टेडियम और बंसीलाल। छोटू राम भी है, मगर वो बहुत बड़े स्तर पर नहीं है। छोटू राम है, बहुत बड़े स्तर पर नहीं है। बड़े स्तर पर देखो क्या है? राजीव गांधी है, बंसीलाल है, क्रिकेट स्टेडियम है बंसीलाल। और लाहली गांव में है बंसीलाल स्टेडियम। कहाँ है लाहली गांव? रोहतक। और एक चौधरी छोटू राम भी है, मगर वो बड़े स्तर पर है नहीं है। बड़े स्तर पर दो ही है, बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम जो कि कहाँ है? लाली गांव। लाली गांव कहाँ है? रोहतक। और दूसरा है जी राजीव गांधी स्टेडियम जो बड़े स्तर पर है। जैसे हमने पिछले ही पढ़ा था मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, कहाँ पढ़ा था बताओ? सोनीपत में, पिछली क्लास में। अब आ जाइए जी शिक्षण व संस्थान। एजुकेशन में क्या है रोहतक में हमारे पास? देखिए, सबसे पहले तो जब एजुकेशन हब रोहतक है ही, तो सबसे पहली चीज तो क्या आती है? एमडीयू आती है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आती है। अब देखिए इसका इतिहास कैसे शुरू होता है। 1976 में स्थापित हुआ, मगर एक कॉलेज के रूप में इसे स्थापित किया गया। यूनिवर्सिटी बनी थी जब कब? 1977। आपसे अगर कोई पूछ ले कि एमडी यूनिवर्सिटी कब बनी, तो आप 76 नहीं बताओगे। 76 में तो ये कॉलेज बना था, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बना था 1977। सबसे सर्वोच्च राज्य सरकारी यूनिवर्सिटी है जी। यानी कि जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ कुरुक्षेत्र की हो या और कोई यूनिवर्सिटी हो, सबसे सर्वोच्च अगर यूनिवर्सिटी है तो वो कौन सी है? एमडीयू है। बच्चों के दाखिले के साथ बीमा फ्री मिल देने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है? एमडीयू है। इसका स्वयं का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। पुल है, ओमैक्स वगैरह से आते तो वहां से देखना, इंडोर स्टेडियम दिखेगा तुम्हें। आधा इंडोर आधा आउटडोर स्टेडियम है, वो अलग से दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, हाँ। पंडित भगवत दयाल शर्मा, यहाँ पीजीआईएमएस है जी। पहले जो आपके मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, उन्हीं के नाम पे पीजीआईएमएस बना। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई 1960 में, केवल किस रूप में? एक मेडिकल कॉलेज के रूप में। ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, केवल मेडिकल कॉलेज के रूप में 1960 में स्थापित हुआ। 2008 में पीजीआईएमएस को क्या बना दिया? अब आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे वहीं आपको अप्रेंटिस बच्चे मिलेंगे, सीखते हुए मिलेंगे। ठीक है, डेंटल में चले जाइए, सर्जरी वाले में चले जाइए, किसी भी सेक्टर में चले जाइए, किसी भी ब्रेन वाले में, ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, कैंसर वाले में, किसी में चले जाइए, यहाँ आपको स्टडी करते हुए अप्रेंटिस या बच्चे मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर है जी पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स। मैंने तुम्हें पिछली क्लास में कराया था, अगर पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी पूछता है तो तुम लगाओगे सोनीपत। कराया था कि नहीं कराया था? मगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन के ऊपर रिसर्च आज कौन कर रहा है, तो एमडीयू है। कराया था कि नहीं कराया था? तो एमडीयू के अंदर जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स है, ये अगर सोनीपत ऑप्शन में नहीं मिलता तो तुम्हारा आंसर रोहतक होगा। अगर सोनीपत मिलता है तो तुम्हारा आंसर रोहतक को हटा के सोनीपत ही होगा। ठीक है, मगर पेपर वाला सोनीपत नहीं डालता जी, रोहतक। हाँ जी, है जी। क्या सुकुआ? हाँ, वही है, और एमडीयू का ही पार्ट है जी। ठीक, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है जी अस्तलबोर में। कब बनी? 2000 है
12 में। ठीक है, आईएनवी घुसकानी गांव में है जी। आईएनवी सेंटर खुला या आईएनवी स्तर पर इसको डेवलप किया गया जी। आईएनवी सेंटर या आईएनवी कहाँ है? तो घुसकानी गांव। घुसकानी गांव कहाँ है? रोहतक में। इसके बाद है जी आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? रोहतक में। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि हरियाणा के स्तर से तो ऊपर की बात कर रहा है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा है। कहाँ है वो? रोहतक में। हरियाणा का एकमात्र आईआईएम है जी जो स्थापित हुआ था कब? 2000 है। तो पहले आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ है, तो केवल और केवल रोहतक में स्थापित हुआ पहली बार 2009। उत्तर भारत का भी पहला है जी, पूरे नॉर्थ इंडिया का पहला। हरियाणा का तो पहला है ही, नॉर्थ इंडिया का पहला है। वकालत शिक्षा कैथल और गुरुग्राम। यानी कि आपसे कोई पूछ ले, अगर यही जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उसमें अगर वकालत शिक्षा का क्वेश्चन आता है, उसमें मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन आ जाता है, सेंटर कहाँ है, वकालत सेंटर कहाँ है, तो आप रोहतक नहीं लगाओगे। आप कहाँ लगाओगे? आप केवल मैनेजमेंट सेंटर रोहतक लगाओगे, वकालत इंस्टीट्यूट नहीं लगाओगे जी। लॉ इंस्टीट्यूट आप नहीं लगाओगे। लॉ इंस्टीट्यूट आप कहाँ लगाओगे? कैथल और गुरुग्राम। आकाशवाणी केंद्र है जी पहला। पूरे हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, उनमें पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? रोहतक। कब बना? 8 मई 1976 में। ठीक है, अब यहां पे SIF टीवी क्या बन गया? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं पेपर में कई बार आया है। अगर मैं इसी ISF टीवी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीविजन एंड फिल्म एंड टेलीविजन की अगर नेशनल लेवल पे बात करूं तो इसका आंसर पुणे महाराष्ट्र होता है। देश का टेलीविजन इंस्टीट्यूट, फिल्म इंस्टीट्यूट कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। और हरियाणा का कहाँ है? रोहतक में। हरियाणा कहाँ पे भाई? रोहतक में। ठीक है, हो जाएगा। ये एजुकेशन की बात थी जी, क्या क्या यहाँ पे स्थापित किया गया है। अब आ गया जी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, इंडिविजुअली किसी पर्सन की हम बात करें, तो सबसे पहला हमारे पास कौन है? तो सर चौधरी छोटूराम। पहला कौन है हमारे पास? सर चौधरी छोटूराम। बचपन का नाम है जी रिचपाल। छोटूराम का बचपन का नाम है रिचपाल। 14 नवंबर 1881। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ ये आपको याद होना चाहिए। 1881। कहा? गड्डी सांपला। रोहतक में भी संबंध कहां से? गड्डी सांपला। आधुनिक शिक्षा, ये क्या डाल रखा भाई आपने? नहीं इनकी तो है, फिर इसके आगे तो मैंने वो लिखा हुआ था कि इन्होंने आधुनिक शिक्षा कहां से, डैश खत्म क्यों कर दी है? आधुनिक शिक्षा कहां से ग्रहण की भाई इन्होंने? झज्जर से। ठीक है, आधुनिक शिक्षा लेते हैं झज्जर से। आगे की स्कूलिक शिक्षा सेंट क्रिश्चियन स्कूल से ली थी जी, जो कहां पे है? दिल्ली में। ठीक है, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा के तौर पे या प्रारंभिक शिक्षा के बाद जो शिक्षा लेनी थी वो झज्जर से ली। आफ्टर प्राइमरी एंड आफ्टर स्टैंडर्ड एजुकेशन कहां से लेता है जी ये? तो ये दिल्ली से। दिल्ली में किस से? सेंट क्रिश्चियन स्कूल से। इन्होंने जनरल रॉबर्ट के नाम से भी जाना जाता है जी, क्योंकि पढ़ा लिखा था। जनरल रॉबर्ट क्यों कहते हैं? पढ़ा लिखा था और कड़ा भी हुआ था। यानी अंग्रेज जो थे वो इनसे सलाह लेते थे, या अंग्रेज से ही मोल भाव यही करते थे, या किसी साहूकार या इनका कानून चलता था, इनकी मोहर चलती थी, वो कानून बन जाता था जी। ये मोहर लगा देते थे जिस चीज पे कोई बात लिख के, वो कानून बन जाता था। वो थे जी चौधरी छोटूराम। चौधरी छोटूराम वो थे, इसे मसीहा ऐसे ही नहीं कहते, जिसने सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया था, जमींदारों की बही जड़वा दी थी जी। वो चौधरी छोटूराम की बात कर रहे हैं। इन्होंने सेंट क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली में वाइन के खिलाफ प्रथम आंदोलन किया था जी, कि स्कूल के अंदर, यहाँ दिल्ली के अंदर जो शराब वगैरह पीते थे या सप्लाई की जाती थी, उसके खिलाफ पहला आंदोलन किया था अपने जीवन का। वकालत की शिक्षा इन्होंने आगरा कॉलेज से ली, और ये पेपर में पूछा गया है। चौधरी छोटूराम ने वकालत की शिक्षा कहां से ली? तो कहां से ली? अब तक 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। गड्डी छापला में इनका जन्म 1881 में हुआ। दूसरा, इन्होंने वकालत की शिक्षा कहां से ली? आगरा से। बाकी ये जो बीच में मैटर आ गया ना, ये किताब भी है, ठीक है, मगर ये 2 रिपीटेड। 1912 में वकालत की शिक्षा की प्रैक्टिस इन्होंने की थी रोहतक में। अब रोहतक के ही है, प्रैक्टिस कहां की?
रोहतक में। ग्रेजुएशन स्नातन की जो शिक्षा है वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से ली थी, यानी कि हायर एजुकेशन, स्टैंडर्ड एजुकेशन दिल्ली से हुई। प्राइमरी एजुकेशन या जो प्राथमिक एजुकेशन है वो इन्होंने रोहतक से किया। प्राइमरी के बाद ये झज्जर चले गए, ठीक है, यानी कि बिल्कुल, या रोहतक ऑप्शन में प्राइमरी नहीं है तो आप झज्जर लगा सकते हो, ठीक है। 1912 में जाट सभा का गठन किया जी। पेपर में आपसे पूछा गया है कि जाट सभा का गठन किसने व कब किया, तो चौधरी छोटू राम ने 1912 में जाट सभा। 1913 में रोहतक में एंग्लो संस्कृत स्कूल की, किताबी क्वेश्चन है जी। 1916 में छोटू राम द्वारा कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया। अब ये कांग्रेस पार्टी का जो गठन की मैं बात कर रहा हूं, तो कांग्रेस तो पहले ही बनी हुई थी 1885 में, मगर हरियाणा के अंदर, रोहतक के अंदर कांग्रेस को एकजुट करने का या उसे स्थापित करने का काम चौधरी छोटू राम ने किया था जी। 1916 में पेपर में आया जी बार बार। 1916 में इन्होंने जाट गजट के नाम से, किसके नाम से, जाट गजट अखबार निकाला, जो कि उर्दू का एक साप्ताहिक अखबार था जी। किस नाम से, जाट गजट के नाम से। 1920 में असहयोग आंदोलन के खिलाफ इन्होंने 1920 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और गांधी की जो आंधी थी, जिसे क्या कहा गया, गांधी की आंधी, असहयोग आंदोलन हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, जो कि रोलट एक्ट के खिलाफ किया गया था। रोलट एक्ट क्या था, काला कानून, ना वकील ना दलील ना अपील, जो मैन नेता थे उन्हें पकड़ के जेलों में डाल रहे थे। तो उस गांधी की आंधी को कहा गया, और इसी चक्कर में इन्होंने 1920 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी कि भाई हम कांग्रेस के साथ नहीं, हम तो गांधी जी के साथ, ठीक है। तो पेपर में आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दिया, या चौधरी छोटू राम ने रिजाइन देके कहाँ का नेतृत्व संभाला, तो रोहतक का। भाई कहाँ का, असहयोग आंदोलन के दौरान रोहतक का नेतृत्व किसने किया, ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, किसने, छोटू राम। 1923 में मुस्लिम नेता फजल अली हुसैन सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर यूनिस्ट पार्टी का गठन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, पूछा गया है, यूनिस्ट पार्टी का गठन चौधरी छोटू राम ने किस किस के साथ मिलकर किया। तो चौधरी छोटू राम ने 1923 में मुस्लिम नेता थे जिसका नाम था सिकंदर हयात खान, इसी को कहते थे फजल अली हुसैन, इसी को क्या कहते थे, फजल अली हुसैन के साथ मिलकर यूनिस्ट पार्टी बनाई थी जी। कब बनाई, 1900, हालांकि 1912 में इसने क्या किया था, कौन सी पार्टी का वो किया था, जाट सभा का। पार्टी कांग्रेस में कब आया, 1916 में। पहले जाट सभा बनाई, 1916 में कांग्रेस का गठन हरियाणा में यानी कि रोहतक में किया, और 1923 में यूनिस्ट पार्टी में। 24 में बार बार पेपरों में पूछा है जी, जमींदारी लीग, एक बार नहीं, अब तक छोटू राम के जितने क्वेश्चन पढ़े सबसे इंपोर्टेंट है। जमींदारी लीग की स्थापना कब हुई, 1924 में, ठीक है। इसे बोला गया था फ्यूडियल लीग। जमींदारी लीग को क्या कहते थे, फ्यूडियल लीग कहते थे। 1927 में अंग्रेजों द्वारा इसे राय बहादुर की उपाधि दी गई। इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि रोहतक से एक ऐसे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जब व्यक्तित्व के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 ही व्यक्ति हैं मैन, बंसीलाल, देवीलाल, हुड्डा परिवार से 3, चौथे हैं जी आपके कौन, चौधरी छोटू राम, और 5वें हैं कौन, 5वें व्यक्ति कौन है, लाला लाजपत राय, जिनका ससुराल था हिसार, जिनकी कर्म भूमि रही हिसार और दूसरी कर्म भूमि रही रोहतक। ये 5 व्यक्ति हरियाणा में ऐसे हैं। इंडिविजुअली किसी के बारे में पूछा जाता है, व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है, इन 5 के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राय बहादुर की उपाधि पेपर में पूछ ले, अंग्रेजों ने कब दी, 1927। 1934 में साहूकार पंजीकरण एक्ट लाए जी। ये वही समय है जब मैं कह रहा हूं इन्होंने बहियां जड़ाई, जो बही थी, खाते थे जिसमें किसानों के कर्जे थे, उनके कागजात थे जमीन के, उनको जलाने का काम किया। तो 1934 में साहूकार पंजीकरण एक्ट लेके आए, जिसको लागू किया गया 1938 में, और क्या कहा कि किसान अगर तुमसे कुछ लेता है तो उसके बदले में वो बहुत कुछ ब्याज के रूप में तुम्हें दे देता है, इसलिए अगर तुम्हें कोई भी पैसा किसान को देना है तो पिछला खत्म करना पड़ेगा और पंजीकरण कराना पड़ेगा अपना कि मैं पैसे देता हूं, और हर किसान का जो हिसाब किताब है वो उसको लिख के देना पड़ेगा, जितना आपने कॉपी में लिख के गुठा लगवाया, ठीक है। उसे पंजीकरण एक्ट कहा गया, जो आया 34 में, लागू हुआ 38 में। किसान कर्जा माफी एक्ट इसी समय आया, इसी को किसान कर्जा माफी एक्ट अभी मैं बता रहा हूं कहते हैं। 1938 में किसानों की गिरवी जमीन मुफ्त
एक्ट जो कि अभी मैंने बताया है 1938 में जिसे लागू किया गया, ये कहा ना मैंने लागू कब किया 38 में, किसान उत्पादन मंडी एक्ट भी कह देते हैं जिसे, इसे और क्या कह देते हैं, किसान उत्पादन मंडी एक्ट भी कह देते हैं, क्योंकि अंग्रेज जो है बोली लगाते थे कि भाई हम 2 रुपए मन लेंगे, 2 रुपए क्विंटल लेंगे, 4 रुपए क्विंटल लेंगे। तो छोटू राम तय करता था बाजार के भाव कि भाई हम बेचेंगे इस भाव में, तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, ठीक है। तो और इसीलिए इसे रहबर कहा गया किसानों का, क्यों, क्योंकि इसी ने ये देखा कि खर्चा अब की बार इतना लगा है तो इतने में बिकेगी जब जाके काम चलेगा, इसलिए ये अपने खुद के कानून बनाता था, जो मंडी पंजीकरण अधिनियम है वो खुद बनाता था चौधरी छोटू राम। आगे देखिए 1938 में किसानों के अनाजों की बिक्री हेतु अलग से मार्केट बोर्ड बनाया, वो भी इसी ने बनाया जी। 1937 में इसे सर की उपाधि पहले तो दी थी किसकी, राय बहादुर की, अब किसकी मिली, सर की, इसलिए हम कहते हैं सर चौधरी छोटू राम, ठीक है। 1937 में हरियाणा में मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया। आज आप देखते हो, आपने सुना है कि सलमान खान ने बिश्नोई समाज का क्या मार दिया था, हिरण, कितना बड़ा मुद्दा हो गया। अब मोर को कोई मार दे, कोई मुद्दा था पहले, नहीं था, इसने प्रतिबंध लगाया, वरना मोर को शिकार करके खाते थे जो कि मांसाहारी जो जीव थे, ठीक है। तीतर वगैरह मिल जाए, मोर मिल जाए, क्योंकि उसके ऊपर बैन तो था नहीं, तो इसने बैन लगवाया। किसने, तो मोरों के शिकार पे बैन लगवाने वाला चौधरी छोटू राम। दिसंबर 1944 के अंदर एचपी के बिलासपुर का जो राजा था उसके साथ चौधरी छोटू राम ने क्या किया, किसानों के लिए एक समझौता किया, और उस समझौते में क्या था कि भाई किसानों का जो अनाज घर पे रखा हुआ है उस अनाज का उन्हें बेहतर दिया जाए, बेहतर प्राइस दिया जाए, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है या अंग्रेजी जो हुकूमत है उसे कोड़ियों के भाव खरीद रही है। तो उसने किसान तक उसने राजा तक संपर्क कर दिया कि भाई आप अपने अनाज कोष में इसे जमा करा लो और अपने भंडारण से इसे इन्हें क्या दे दो, राजकोष से पैसे दे दो, ठीक है। इसका नाम देखिए जी, किसानों का मसीहा, रहबरे आजम। किसानों का मसीहा तो सबको याद है, चौधरी छोटू राम होगा। रहबरे आजम कई बार बच्चा गलत कर देता है, तो आपको याद हो रहबरे आजम भी किसे कहा जाता है, छोटू राम। भाखड़ा बांध का जन्मदाता, आज जो तुम भाखड़ा बांध पढ़ते हो वो इसी के जन्मदाता यही है जी, इन्हीं की पहल से भाखड़ा डैम बना जी, ठीक है। छोटू राम संग्रहालय भी है जी, 2005 में सापला में बनाया गया था, और छोटू राम की 64 फीट की एक प्रतिमा है जिसका उद्घाटन, इसका इनोग्रेशन हुआ था 2018। 9 जनवरी 1945 को मृत्यु हुई जी, लाहौर में 1881 में जन्मे थे, गड्डी सापला में, और 9 जनवरी 1945 को लाहौर में मृत्यु होगी जी। निवास स्थान है जी प्रेम निवास, और रोहतक के अंदर नीली कोठी के नाम से इसे जाना जाता है जी, क्या कहते हैं, नीली कोठी। आगे के पढ़ेंगे जी, जैसे मातूराम या भूपेंद्र हुड्डा का जो फादर है चौधरी रणवीर सिंह, वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ तक बताइए, क्योंकि रोहतक बहुत बड़ा है, एक क्लास में और होगा, अभी एक क्लास है और है, ऐसा मत सोचिए कि रोहतक में यही है, यहाँ तो व्यक्तित्व खत्म हो रहा है, फिर यहाँ पे इसके ट्रेडिशनल नहीं है इसमें। चलिए कोई नहीं, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक, चलिए।